नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास के बेहतरीन 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सीटेट और अन्य टेट एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। और ये 30 प्रश्न आपको मदद करेंगे ये जानने में कि आप यहाँ पर 30 प्रश्न में से कितना स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर पहले विकल्प की बात करते हैं, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी है कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो देखिए, यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है रिक्त स्थान, और जो रिक्त स्थान के अंदर हमें उस विकल्प का चयन करना है जिसे एक अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में माना जा रहा है। अब देखिए, अनुप्रेरित शिक्षण से मतलब है कि आपका जो शिक्षण है ना, वो एक प्रेरणादायक या सफलता की ओर जा रहा है, ऐसा संकेत आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर विकल्प सी की, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। देखिए, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने को हम अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में कैसे माने। तो यदि हम बात करें तो शिक्षक का जो शिक्षण होता है वो तभी प्रभावशाली होता है और सजीव होता है जब कक्षा पर समय समय पर शिक्षक विद्यार्थी वार्तालाप होते हैं और छात्र वहां पर रुचि ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो अधिगम है, आपके छात्रों का जो अधिगम है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका शिक्षण एक अनुप्रेरित शिक्षण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन जो सी होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो खेल विधि यहाँ पर किस पर आधारित होगी? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, विकास वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर निम्न कक्षा। निम्न कक्षा के अंतर्गत हमारी प्राथमिक कक्षाएं आती हैं, जिसमें आपकी एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सभी क्लासेस होती है। तो यहाँ पर जो शिक्षण की खेल विधि होती है, निश्चित रूप से ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। सेकंड विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर बनेगा, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा जो प्रदान की जाती है, तो उससे निश्चित रूप से उनकी शारीरिक वृद्धि का विकास होता है। और इसी के साथ साथ ये बच्चों के लिए एक अच्छी विधि भी होती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेल कूद आदि के माध्यम से अध्ययन करते हैं और रुचि के साथ में उन चीजों को सीखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। डिस्लेक्सिया काफी बार आ चुका प्रश्न है और आप बहुत आसानी से इसका उत्तर भी निकाल लेते हैं। तो ये पठन विकार से संबंधित होगा। सीधे मैं यहाँ टिक कर देता हूं इसको, पठन विकार। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, या फिर विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक के द्वारा। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध है वो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर दूसरे बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ क्यों होना चाहिए? तो यहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ में जब हम उनको शिक्षा देने का प्रबंध करते हैं तो वे अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत की पूर्ति के साथ साथ सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी बच्चे जो होते हैं प्रभावित होते हैं, और भविष्य में उनको कुछ ऐसा नहीं लगता है, ताकि सामान्य वातावरण के साथ में वो अपने आप को समायोजित आसानी से कर पाए। चलिए, फर्स्ट विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। यहाँ पर अभिप्रेरण लिखा है, तो ये अभिप्रेरणा है, ठीक है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या होती है? सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, या फिर नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो विकल्प जो डी होगा इसमें हमारा सही उत्तर होगा। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन ये करता है। तो
अधिगम जो होता है उसके अंदर हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की, तो इसका काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है और अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। साथ ही साथ हमारा जो अधिगम होगा वो भी प्रभावी बन सकता है अभिप्रेरणा के माध्यम से। तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, या उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता मित्रों का सहायता करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष रूप से बर्ताव करना चाहिए। तो देखिए कक्षा 5 का बच्चा जो है वो न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें जो हमारी अपनी पर्सनल सहानुभूति होती है वो तो बच्चे के प्रति रखना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। ऑडियो सीडी के जरिए सहायता वहां पर बच्चे को प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पर दृष्टि दोष से थोड़ा सा पीड़ित है। तो निश्चित रूप से हम क्या है, ऑडियो सीडी यानी कि जो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री होगी उसके जरिए उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए और उनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, ताकि बच्चा यहाँ पर ऑडियो के माध्यम से या श्रव्य सामग्री के माध्यम से यहाँ पर अधिगम को प्राप्त कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के समूह किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो निश्चित रूप से सिंपल सा क्वेश्चन है। श्याम पट्ट जो होता है ये हमारे एक दृश्य साधन के अंतर्गत आता है, तो इसे हम रखेंगे ऑप्शन बी दृश्य साधन में। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है शिक्षण कुशलता से संबंधित कौशल की। तो एक शिक्षक के अंदर तो शिक्षण कुशलता से संबंधित सभी कौशल होना ही चाहिए, चाहे वो श्याम पट्ट पर लिखने का हो, प्रश्न हल करने का हो, स्पष्टीकरण करने का हो, या फिर प्रश्न पूछने का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त जो डी होगा ये हमारा उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो निश्चित रूप से उन विद्यार्थी के मन में कोई ना कोई जिज्ञासा होती है, तभी वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थियों की जिज्ञासा में शांत करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें सार्थक प्रश्न पूछने के लिए लगातार हमें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और वो प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब हमारा जो शिक्षण है वो रुचिपूर्ण है और प्रभावी भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा इससे प्रश्न जरूर निकल के आता है किंडरगार्टन से। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोवेल या मॉन्टेसरी। तो यहाँ पर हम बात करें किंडरगार्टन की जो पद्धति थी इसका प्रतिपादन किया था ऑप्शन सी जो होगा फ्रोवेल ने। अब देखिए फ्रोवेल ने किया था और कभी कभी प्रश्न जो है ये पूछ लिया जाता है कि किंडरगार्टन जो होता है इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए किंडरगार्टन का जो अर्थ होता है ये होता है बच्चों का बगीचा, ठीक है ना। ऐसा भी प्रश्न कभी आता है तो आपको ध्यान रखना है, बच्चों का बगीचा इसका अर्थ होता है। तो ये एक आपके लिए नया प्रश्न बन जाता है इसके अंतर्गत। और यदि हम बात करते हैं तो जो फ्रोवेल थे उन्होंने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था। ये भी आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना है। और ये पद्धति जो है किंडरगार्टन इसका प्रतिपादन किया था। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं से मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे? तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम स्वयं चले जाएंगे, वो नहीं आ सकते हैं तो हम स्वयं वहां पर मिलने चले जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है और बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो यहां पर हम कहेंगे कि बचपन का जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण की जो मान्यता है वो यहां पर रहेगी।
बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। तो ऑप्शन जो डी बनेगा ये होगा इसके लिए यहां पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि, अब यहां पर शिक्षक को क्या आधिकारिक परामर्श जो है वो दिया जाता है। बच्चों को बोलना परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, तब उसमें वे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्र को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। और डी है यहाँ परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। तो यहां पर हम कहेंगे परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो यदि हम बात करें कि एक प्रमाणीकृत जो पठन होता है उसका परीक्षण लेने के बाद में हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर परीक्षण में आने वाले प्रश्न प्रारूप की जानकारी दें और अधिक से अधिक बच्चों को अभ्यास कराएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशों में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो देखिए बच्चा यहाँ पर जो है वो आ रहा है असंगठित घर से, तो बच्चे का वातावरण थोड़ा सा इसी प्रकार का आपको दिख रहा है घर का। तो बच्चा जो है वो सबसे अधिक कठिनाई किस चीज में महसूस करेगा, स्वनिर्मित पाठ, स्वतंत्र अध्ययन, नियोजित निर्देश या अभ्यास पुस्तिका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो होगा ना वो स्वतंत्र अध्ययन में यहाँ पर कठिनाई सबसे ज्यादा महसूस करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से असंगठित घर से आने वाला बच्चा है तो उसके वातावरण का प्रभाव बच्चे पर अवश्य ही पड़ता है। तो बच्चे जिसे उसमें अनुशासन और आत्मनिर्भरता वाले जो गुण होंगे ऐसे उसमें कम विकसित होंगे, उनका अभाव उसमें रहेगा। और इन गुणों का जब बच्चे में अभाव होगा तो निश्चित रूप से बच्चा जो है वह स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई महसूस करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है, आप यहाँ उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, या डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है। तो निश्चित रूप से यहां पर हम कह सकते हैं कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी प्रकार से हम अनुप्रेरित करेंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर बुद्धिमान है तो निश्चित रूप से उसे एक सही अधिगम देने, सही दिशा देने की अधिगम की आवश्यकता होती है और शिक्षक उसे समय समय पर निर्देशित करते रहेंगे तो वो बच्चा और भी अधिक प्रगति कर सकेगा और हम उसे अनुप्रेरित करते रहेंगे। तो यहां पर विकल्प सी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा के अध्ययन में चित्त वृत्ति नहीं दिखाते हैं तो आप क्या करेंगे, या रुचि नहीं लेते हैं, उनकी चित्त वृत्ति उसमें नहीं है, तो उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। और डी है उनकी रुचि अथवा आपके विषय के अनुसार आप रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो निश्चित रूप से देखिए बच्चे अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनकी चित्त वृत्ति वहां पर नहीं है, तो निश्चित रूप से बच्चे को रुचि उन विषय वस्तु में नहीं आ रही है, तो हम उन्हें रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, जिससे कि विद्यार्थी को अपने जो शिक्षण अधिगम है उसमें निश्चित रूप से रुचि उत्पन्न हो सके। तो यहाँ पर हम ऐसी सामग्री का चयन करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी हमारा इसमें सही उत्तर होगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी घटना एवं वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। देखिए तार्किक रूप से बच्चा सोचना शुरू कब करता है ये आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर समझना है। कहा जाता है संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो यदि हम बात करें यहाँ पर तो जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है, अब जीन पियाजे ने यहाँ पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन्हीं अवस्थाओं में से एक अवस्था होती है मूर्त। ये वैसे 4 अवस्थाएं यहाँ पर दे रखी है, पर मैं एक अवस्था की बात कर रहा हूँ जिससे संबंधित हमारा प्रश्न है। तो जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है ये होती है 7 से 11 वर्ष की, ठीक है ना।
7 से 11 वर्ष की आयु में जो बच्चा होता है वो तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो बनेगा ऑप्शन डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 सुस्पष्ट स्तरों में पहचाना गया था, कोलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या फिर पियाजे के द्वारा। निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये जो 4 सुस्पष्ट स्तरों में पहचाना था, ये पहचाना था जीन पियाजे ने। और देखिए उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4 अवस्थाएं हमने देखी भी थी। तो इसमें आती है संवेदनात्मक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 वर्ष के बाद होती है, यानी कि 11 से 15 वर्ष की आयु में। तो इस प्रकार से 4 स्तरों में इन्हें बांटा था। चलिए आगे हम बात करते हैं, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक या फिर उदासीन। तो हम कहेंगे कि बच्चे अल्प वयस्क हैं और ऐसे बच्चों के अधिगम में अभिभावक की जो भूमिका होगी वो होना चाहिए अग्र सक्रिय, क्योंकि जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं निश्चित रूप में माता पिता अभिभावक की परामर्श की समय समय पर निश्चित आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चों के अधिगम में अपने अभिभावक की अग्र सक्रिय भूमिका वहां पर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है, खेल के मैदान, विद्यालय कक्षा, ऑडिटोरियम या फिर गृह में। तो देखिए बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो होता है सबसे अच्छे तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं विद्यालय में और कक्षा में। तो ऑप्शन जो बी होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, विद्यालय और कक्षा में, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ प्रणालियों का उपयोग करते हैं जहां बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर जो होता है उसको हम आसानी से जांच सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है, एम कक्षा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है, श्याम पट्ट का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी, प्रश्न पूछना। तो देखिए विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रश्न पूछना, क्योंकि निश्चित रूप से आप प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे आपकी ओर आकर्षित होते हैं और बच्चों का ध्यान जो होता है ना वो एक शिक्षक की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा तो ये भी सोच डर होता है कि अब मेरा नंबर नहीं आ जाए, मेरे से ना पूछ ले। तो निश्चित रूप से वो आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं, एक रुचि के साथ में सुनने लगते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर कक्षा में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ऑप्शन डी इसमें उत्तर होगा। विद्यार्थियों को विद्यालयों में खेलना क्यों उचित है, तो देखिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है, क्योंकि इससे उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, या फिर ये शिक्षक के लिए काम आसान करेगा, समय बिताने में सहायक होगा, ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो निश्चित रूप से विद्यालय में खेलना इसलिए उचित होता है कि ये उनके सहयोग एवं संतुलन को विकसित करेगा। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, क्योंकि खेलने से बच्चों के अंदर एक सहयोग की भावना, सामाजिकता की भावना भी उत्पन्न होती है और बच्चों का एक सामाजिक विकास भी उसमें होता है। अगला क्वेश्चन आता है, परिवार एक साधन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवार एक साधन होता है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो इसमें हम बात करेंगे कि परिवार जो होता है ये बच्चे की एक प्राथमिक शाला होती है, यानी कि परिवार जो होता है ये बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है। इसे सबसे पहला स्कूल कहा है बच्चों के लिए परिवार, क्योंकि परिवार के अंदर माता पिता ही पहले शिक्षक होते हैं जो बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा जो होते हैं वो प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर परिवार साधन होता है एक अनौपचारिक शिक्षा का, तो पहला विकल्प इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है कब, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव करके, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों के लिए एक रोल मॉडल होता है ना, और वो बच्चे जो होते हैं वो अपने शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आदर्श बर्ताव जो रहेगा शिक्षक का वो बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं,
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समन्वयवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना है, एक सुवक्ता होना। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है ना आपके लिए, आपके विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसी कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यदि हम पंक्ति में बिठाएंगे, कड़ी नजर रखेंगे या उसे कोने में बिठाएंगे, इसे श्याम पट्ट का काम देंगे, तो ये उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अति सक्रिय बालक है। ठीक है ना। अब अति सक्रिय के अंदर जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज होते हैं, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम विकल्प डी का चयन कर लेंगे, इसमें कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि बच्चा यदि अति सक्रिय है ना, तो उसे हम कुछ कक्षा के ऐसे कार्य दे सकते हैं जिसमें बच्चा नेतृत्व करे। जैसे मान लीजिए ऐसे मॉनिटर बना देते हैं कि भाई हम नहीं रहे हैं, उस स्थिति में तुम्हें कक्षा को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई शोरगुल ना हो, या तुम बच्चों को ये चीजें लिखवाओगे वो लिखवाओगे। तो हम ऐसे नेतृत्व के कार्य उस बच्चे को यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा उत्तर बन जाता है। पृथक पृथक समझाती समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावक के चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे पृथक पृथक समझाती समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्तियों पर। ऑप्शन जो ए होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा, क्योंकि बच्चे निश्चित रूप से जिस परिवेश से आएंगे उसका असर बच्चों पर जरूर होता है। तो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे, या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो निश्चित रूप से हम एक शिक्षक हैं और उसकी भूमिका में निश्चित रूप से हम ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। यदि हमारे पास वो तकनीक कौशल नहीं है तो निश्चित रूप से हम ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने का तकनीक या कौशल पहले सीखेंगे और उसे फिर अपने बच्चों पर लागू भी करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा हो ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर पर संपर्क होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक शिक्षक को साधन संपन्न होने का यहाँ पर मतलब है कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कक्षा व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, या फिर उपरोक्त सभी में? तो यहां पर हम कहेंगे कि संवेगात्मक समायोजन जो होता है प्रभावी होगा उपरोक्त डी सभी में, चाहे वो व्यक्तित्व निर्माण हो, कक्षा शिक्षण या अनुशासन, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आज के हमारे 30 प्रश्न जो थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।